हाँ जी दोस्तों, आज अपन बैंकिंग सिस्टम इंडिया के टॉपिक है। इस टॉपिक के क्वेश्चंस लेकर के हम आज बात करने वाले हैं। बड़े शानदार और जानदार प्रश्न हैं और आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश भी करें। देखिए प्रश्न है, प्रतिभूतियों का खुले बाजार में क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है। देखिए आरबीआई है, ये क्रेडिट कंट्रोल के लिए बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करता है और आरबीआई के द्वारा बाजार में जो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है उसको कहते हैं बेटा OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो पहले बात तो प्रश्न पूछा है कि प्रतिभूतियों का बाजार में क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है खुले बाजार की क्रियाएं। उत्तर होगा इसका बी। तो पहले तो ये ध्यान रखें। अब कई बार क्या करता पेपर सेटर, इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है कि यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की स्थिति बनी हुई है, मुद्रा स्फीति की स्थिति बनी हुई है, तो क्या करना चाहिए। अगर मुद्रा स्फीति की स्थिति है, इस दौरान आरबीआई को क्या करना चाहिए। तो इस दौरान आरबीआई को प्रतिभूतियों का क्या करना चाहिए। इस दौरान आरबीआई को प्रतिभूतियों का विक्रय करना चाहिए। इस दौरान तो आरबीआई है, इसको प्रतिभूतियों का क्या करना चाहिए। इस दौरान आरबीआई है, उसको प्रतिभूतियों का विक्रय करना होता है ताकि बाजार में जो मुद्रा आधिक्य बना हुआ है उसको कम किया जा सके। तो मुद्रास्फीति के दौरान है वो तो प्रतिभूतियों का क्या किया जाता है, विक्रय किया जाता है। और यदि प्रश्न पूछता है कि बाजार में मुद्रा अवस्फीति है या कई बार लिख देता आर्थिक मंदी है, मुद्रा की कमी है, तो इस दौरान आरबीआई है, इसको बाजार में प्रतिभूतियों का क्या करना चाहिए, क्रय करना चाहिए। तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना तो कहलाता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। मुद्रास्फीति है, मुद्रा प्रसार है, इसको कंट्रोल करना है, उस दौरान प्रतिभूतियों का विक्रय करो। और मुद्रा संकुचन है, आर्थिक मंदी है, इस दौरान प्रतिभूतियों का क्या करना चाहिए, प्रतिभूतियों का क्रय करना चाहिए। बेटा उत्तर दिया करो आप लोग। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सी विधि केंद्रीय बैंक द्वारा मात्रात्मक शाख नियंत्रण के लिए प्रयोग की जा सकती है। यानी आरबीआई का जो शाख नियंत्रण है, आरबीआई का जो शाख नियंत्रण है, क्रेडिट कंट्रोल है, इसके टूल्स पूछ रहा है। तो आरबीआई के शाख नियंत्रण के जो टूल्स हैं, इसको एक तो अपन बांटते हैं मात्रात्मक, और मात्रात्मक को ही परिमाणात्मक या संख्यात्मक भी कहते हैं, और एक होता है गुणात्मक, और गुणात्मक को चयनित भी कहते हैं। ठीक है बेटा, मात्रात्मक में 6 चीजें बता रखी मैंने। TRR आता है, SLR आता है, PR आता है, RR आता है, RRR आता है और OMO आता है। इस आधारित प्रश्न आते हैं। और गुणात्मक में 4 बताए थे मैंने। एक तो बताया था मार्जिन परिवर्तन, मार्जिन परिवर्तन। एक बताया था शाख की राशनिंग। एक बताया था नैतिक दबाव, नैतिक दबाव। और एक बताया था प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही। अब हमारे से प्रश्न पूछा है कि कौन सा मात्रात्मक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मात्रात्मक विधि पूछ रहा है, तो कौन सा निम्न में से केंद्रीय बैंक द्वारा मात्रात्मक शाख नियंत्रण के लिए प्रयोग में नहीं की जा सकती है, यानी कौन सा मात्रात्मक उपाय नहीं है। तो बैंक दर PR मात्रात्मक होता है, खुले बाजार की क्रियाएं OMO मात्रात्मक होता है, परिवर्तन नकद अनुपात CRR ये भी मात्रात्मक होता है, पर मार्जिन परिवर्तन बेटा मैंने गुणात्मक लिखा है। उत्तर कौन सा होगा, C। ऐसे प्रश्न खूब आ रहे हैं आजकल।
उत्तर कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट आप देखिए, आरबीआई है, इसको अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। आरबीआई है, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, केंद्रीय बैंक कहा जाता है, सरकार का बैंक कहा जाता है, और इसी को कहते हैं अंतिम ऋणदाता। तो प्रश्न ये है कि आरबीआई को अंतिम ऋणदाता क्यों कहते हैं? तो गरीब मजदूरों की सहायता के लिए नहीं साहब, आरबीआई का काम कोई गरीब मजदूरों की सहायता करना नहीं है। जरूरत के समय पर जब सेंट्रल बैंक व्यावसायिक बैंकों की सहायता करती है, तो देखिए, आरबीआई को अंतिम ऋणदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कॉमर्शियल बैंकों को ऋण की जरूरत होती है तो ये आरबीआई से क्या लेते हैं? ऋण लेते हैं। इसीलिए इसको बैंकों का बैंक या अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। उत्तर कौन सा होगा इसमें? बी। अंतिम ऋणदाता कहने का मतलब क्या है? ये बैंकों का बैंक है। आरबीआई बैंकों की जमाओं को स्वीकार करता है और बैंकों को जरूरत पड़ने पर बैंकों को ऋण भी उपलब्ध करवाता है। इसीलिए इसको बेटा बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसको अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, बैंक दर वह दर होती है। तो देखिए, बैंक दर को कहते हैं बीआर, और बीआर का दूसरा नाम होता है बट्टे की दर, डिस्काउंट रेट, बट्टे की दर। तो बैंक दर क्या होती है? बैंक दर वो दर होती है जिस पर आरबीआई, बैंक दर है इस पर आरबीआई जो कॉमर्शियल बैंक है इनको लॉन्ग टर्म लोन देता है, दीर्घकालीन ऋण देता है, और दीर्घकालीन ऋण 90 दिनों से अधिक के लिए होता है। 90 दिन से अधिक के लिए जो ऋण दिया जाता है उसको दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। तो बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है, और दीर्घकालीन ऋण का मतलब ऐसा ऋण जिसका टाइम पीरियड 3 महीने से या 90 दिन से अधिक होता है। और इसी को अपन कह सकते हैं कि बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों के बिलों पर बट्टा करता है, तो इसीलिए इसको बट्टे की दर कहते हैं। तो वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के बिलों पर बट्टा करता है उसको बैंक दर कहा जाता है, उसको बीआर कहा जाता है। उत्तर होगा इसका ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा कथन रिवर्स रेपो दर को परिभाषित करता है? देखो बेटा, एक तो होती है रेपो रेट और एक होती है रिवर्स रेपो रेट। एक तो होता आरआर और एक होता है ट्रिपल आर। क्या है ये आरआर और ट्रिपल आर? दोनों समझो। रेपो रेट तो वो दर होती है जिस पर आरबीआई ऋण देता है कॉमर्शियल बैंकों को, और कौन सा ऋण? शॉर्ट टर्म लोन। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। अल्पकालीन ऋण जो 90 दिन तक होता है उसको अल्पकालीन कहते हैं, उसको रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? वो दर जिस पर आरबीआई ले रहा है, एरो मार्क देखो, आरबीआई लेता है किससे? कॉमर्शियल बैंकों से। कौन सा लोन ले रहा है? शॉर्ट टर्म लोन, उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो देखते हैं, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं, बिल्कुल गलत बात है, लेते नहीं है, देते हैं। वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से धन उधार लेता है, बिल्कुल सही बात है। वो दर जिस पर आरबीआई अन्य कॉमर्शियल बैंकों से शॉर्ट टर्म लोन लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। उत्तर कौन सा आ जाएगा? बी। नेक्स्ट आप देखिए, देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई क्या कर सकता है? देखो बच्चों, अगर निवेश को बढ़ाना है, निवेश में वृद्धि करनी है, और निवेश कब बढ़ेगा? जब बाजार में सप्लाई ऑफ मनी क्या करे? बढ़े, मुद्रा की पूर्ति बढ़े, तभी तो निवेश बढ़ेगा। और निवेश को बढ़ाने के लिए आरबीआई है, अपना सीआरआर है, इसको कम कर सकता है, सीआरआर में कमी कर सकता है। क्या क्या उपाय काम में लेगा अगर निवेश को बढ़ाना है? तो देखो, सीआरआर में कमी कर सकता है, एसएलआर में कमी कर सकता है, बीआर में कमी कर सकता है,
आरआर में कमी कर सकता है और ओएमओ का क्या कर सकता है, विक्रय कर सकता है। अगर आप अखबार पढ़ते हो तो अभी 4-5 दिन पहले आरबीआई ने अपने मौद्रिक नीति की समीक्षा की है और इस मौद्रिक नीति की समीक्षा में जो रेपो रेट है इसको 0.5% और कम कर दिया है। अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए जून 2025 में आरबीआई की जो मौद्रिक नीति की समीक्षा हुई है उसमें रेपो रेट को 0.5% और है वो कम कर दिया गया है और इसके कम करने के पीछे उद्देश्य यही है, निवेश को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना। तो देखिए निवेश को बढ़ाना है, सीआरआर घटाओ, सही बात है, सीआरआर बढ़ाओ, गलत बात है। खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेटा ओएमओ का क्रय किया जाता है, ओएमओ का क्रय होता है इनके साथ, तो खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचेगा, गलत बात। बैंक दर को बढ़ाएगा, गलत बात है। उत्तर कौन सा हो गया इसमें, ए। नेक्स्ट आप प्रश्न संख्या देखिएगा, प्रश्न संख्या है 7। जिन राज्यों में भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है उनमें आरबीआई की प्रतिनिधि संस्था के रूप में कौन सा बैंक काम करता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो आरबीआई है ये भारत का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई है ये भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। और आरबीआई है इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। इसके अलावा आप देखो आरबीआई है इसके स्थानीय कार्यालय कितने हैं, इसके आरबीआई के लोकल ऑफिस है, स्थानीय कार्यालय वो है बेटा जी 4, और ये चारों महानगरों में है। किस किस में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास, मद्रास कह दो, चेन्नई कह दो, यहाँ 4 इसके स्थानीय कार्यालय हैं। इसके अलावा प्रावधान ये भी हैं कि हर राज्य में आरबीआई का एक क्षेत्रीय कार्यालय होगा। जैसे हमारे राजस्थान में आप देखो तो राजस्थान में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में है, रामबाग सर्किल पे, सुबोध कॉलेज के जस्ट पास में। पर छोटे छोटे राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, इनमें आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो जहां आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है वहां आरबीआई की प्रतिनिधि संस्था के रूप में जो बैंक काम करता है वो कौन सा है, वो है बेटा भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। और ये आपको पता होना चाहिए, भारतीय स्टेट बैंक है ये वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का व्यापारिक बैंक है। फिर अपन देखें प्रश्न संख्या 8, बैंकिंग लोकपाल योजना कब से प्रारंभ हुई है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो देख रहे हैं उन बच्चों से पूछ रहा हूं कि बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में कब से प्रारंभ हुई है। फटाफट लिखो, नहीं फिर मैं बताऊंगा। प्रश्न संख्या 8 इसका उत्तर लिखो। कार्तिक, दीपक गुप्ता जी, कार्तिक देखो बेटा उत्तर दो, देखें कि बैंकिंग लोकपाल योजना कब से प्रारंभ हुई है। उत्तर क्या होगा इसका, प्रश्न संख्या 8 का। दीपक गुप्ता जी 1995 में लिख रहे हैं, और रिंकेश ए लिख रहे हैं, रिंकेश 1991 लिख रहे हैं, कार्तिक सी लिख रहे हैं, और उत्तर सी होगा रिंकेश, आपका उत्तर गलत है। बैंकिंग लोकपाल योजना 14 जून 1995 से प्रारंभ हुई है बेटा। और बैंकिंग लोकपाल योजना है इसका उद्देश्य है बैंकों के प्रति ग्राहकों की जो शिकायतें हैं उनका निराकरण करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना प्रारंभ की गई है। आप किसी भी कॉमर्शियल बैंक में जाना तो वहां बेटा बोर्ड लगा हुआ है कि बैंक के प्रति यदि कोई शिकायत है तो फला नंबर पर बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें। तो बेटा ध्यान रखना, बैंकिंग लोकपाल योजना 14 जून 1995 से प्रारंभ की गई है। अगर बैंक के प्रति ग्राहक की कोई शिकायत है तो ग्राहक अगर बैंक आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत आप बैंकिंग लोकपाल से कर सकते हैं। और ये योजना प्रारंभ हुई है 14 जून 1995। उत्तर होगा सी। नेक्स्ट आप देखिएगा, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स एग्जाम आने वाला है, टेस्ट सीरीज धुआंधार चल रही है। कल 9 नंबर की टेस्ट सीरीज है वो हमारी हो गई है, अब 2 टेस्ट सीरीज और इसकी बाकी रही है। भारत के
किन दो राज्यों में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? पहले बात तो ध्यान रखना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनको कहते हैं RRB, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। इनकी स्थापना हुई थी बेटाओ 2 अक्टूबर 1975। समिति पूछ ले तो नरसिंघम समिति की सिफारिश पर, ठीक है। उद्देश्य क्या? इन बैंकों की स्थापना का उद्देश्य रहा है गांव के लोगों को गांव में ही ऋण उपलब्ध करवाना, ताकि वो महाजनों के ऋण जाल में ना फंसे। ध्यान रखें बेटा जी, जब स्थापना हुई थी, स्थापना के समय इन बैंकों की संख्या थी 5। 2005 तक आते आते इनकी संख्या हो गई थी 196। पर बेटा अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वो घाटे में चल रहे हैं, और घाटे में चलने के कारण इन बैंकों को मर्ज कर दिया है। और आज की बात करूं, 2025 की बात करूं, तो अब इनकी संख्या केवल कितनी रह गई है? 28 रह गई है। वर्तमान समय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या केवल 28 है। और ध्यान रखना, सिक्किम और गोवा 2 ऐसे राज्य हैं जिनमें एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर यदि कंट्रोल की बात करें कि RRB पे नियंत्रण किसका होता है, तो ये नाबार्ड का नियंत्रण होता है। RRB पर किसका नियंत्रण होता है? तो RRB पर नाबार्ड का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट आप देखें, साख नियंत्रण के परिमाणात्मक उपायों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? वही मैंने बता दिया, परिमाणात्मक में 6 बताए थे, CRR, SLR, PR, RR, RRR, OMO, ये 6 आते हैं। अब बेटा खुले बाजार की क्रियाएं परिमाणात्मक हैं, तरलता अनुपात परिमाणात्मक है, बैंक दर परिमाणात्मक है, पर मार्जिन है वो परिमाणात्मक नहीं होकर के कौन सा होता है? ये गुणात्मक या चयनित उपाय होता है। गुणात्मक या चयनित उपाय होता है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, खाली स्थान से संदर्भ लिया जाता है किसी वाणिज्यिक बैंक की कुल जमाओं के उस भाग से जो उसको रोकड़ संचय के रूप में RBI के पास रखना पड़ता है। यानी बैंकों की जमाओं का वो भाग जो नकद कोष के रूप में RBI के पास रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो सबको पता है, उसको CRR कहते हैं। CRR है ये तो RBI के पास रखा जाता है, और SLR बैंक स्वयं अपने पास रखता है। तो यह क्या हो जाएगा बेटा? CRR केस रिजर्व रेशो, उत्तर कौन सा हो गया? टी, है ना। और CRR की दर है वो 3 से लेकर के 15% तक हो सकती है, कम से कम 3 हो सकती है, अधिक से अधिक 15% हो सकती है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक RBI करेंसी नोट जारी करने के लिए निम्न में से क्या अपनाती है? यानी पूछ रहा है कि RBI के नोट निर्गमन की कौन सी विधि को अपनाया गया है। तो दोस्तों भारत में नोट निर्गमन की जो अभी विधि है वो है न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम संचय व्यवस्था, न्यूनतम कोष प्रणाली, उत्तर होगा डी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, ठीक है। और 1 अप्रैल 1935 से लेकर के 5 अक्टूबर 1956 तक भारत में नोट निर्गमन की जो प्रणाली थी वो थी आनुपातिक कोष प्रणाली। ध्यान रखना, पहले भारत में आनुपातिक कोष प्रणाली को अपनाया था, और ये आनुपातिक कोष रखा था 40%। बाद में 6 अक्टूबर 1956 से कौन सी प्रणाली को अपना लिया? न्यूनतम कोष प्रणाली। और ये न्यूनतम कोष प्रणाली कितनी रखी थी? 515 करोड़ रखी थी। बाद में इस न्यूनतम कोष को और घटा दिया
1 नवंबर 1957 से, और 1 नवंबर 1957 से प्रणाली तो न्यूनतम कोष ही है, न्यूनतम कोष प्रणाली ही है, पर इस न्यूनतम कोष को कर दिया है 200 करोड़। तो बेटा अगर न्यूनतम कोष प्रणाली पूछता तो 6 अक्टूबर 1956, और वर्तमान न्यूनतम कोष प्रणाली पूछता तो उत्तर होगा 1 नवंबर 1957। तो उत्तर तो अपने लिख दिया था, न्यूनतम कोष प्रणाली। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कर सकता है। साख नियंत्रण करना है, क्रेडिट कंट्रोल करना है, मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करना है। साख नियंत्रण, साख नियंत्रण का मतलब है मुद्रा की पूर्ति को कम करना, मुद्रा की पूर्ति को कम करना। और मुद्रा की पूर्ति को कम करना है तो CRR बढ़ाओ, SLR बढ़ाओ, PR बढ़ाओ, RR बढ़ाओ। और इनको बढ़ाते हैं तो इनके साथ में OMO का क्या होता है, इनके साथ में OMO का हमेशा विक्रय होता है। तो देखो, बैंक दर और CRR को घटाए गलत है, बैंक दर और CRR को बढ़ाए बिल्कुल सही है, बैंक दर बढ़ाए और CRR घटाए गलत है, इनमें से कोई नहीं गलत है। उत्तर कौन सा आएगा, बी। 1982 में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निजी दर पर वित्त उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित किया था। 1982 में तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नाबार्ड। तारीख भी ध्यान रखना, 12 जुलाई 1982। समिति कौन सी, शिवरमन। और दोस्तों ध्यान रखना, हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में। ये भारत में कृषि वित्त की शीर्ष संस्था है। और पंचवर्षीय योजना पूछ ले कि 5 ईयर प्लान किस पंचवर्षीय योजना में, तो नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो उत्तर है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में अपन क्या कहते हैं, नाबार्ड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, रिसर्च असिस्टेंट के भी बहुत ही शानदार और जानदार टेस्ट सीरीज है, वो एस विवेकानंद संस्थान में चल रही है, दोनों मोड पे है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो जो विद्यार्थी आरए की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा साख नियंत्रण करने का भारतीय रिजर्व बैंक का गुणात्मक माप नहीं है। तो गुणात्मक में 4 बताए मैंने। गुणात्मक में एक तो बताया मार्जिन परिवर्तन, एक बताया साख की राशनिंग, साख की राशनिंग, एक बताया नैतिक दबाव, और एक बताया है प्रत्यक्ष कार्यवाही। ये 4 बताए थे, ठीक है। अब देखो, इसमें से पूंजी की राशनिंग गुणात्मक है, नैतिक दबाव गुणात्मक है, वैधानिक तरल अनुपात ये गुणात्मक नहीं है, ये मात्रात्मक होता है, ये आपका गुणात्मक है। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा, सी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16। भारत में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण है पहले तो राष्ट्रीयकरण का मीनिंग जानो। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है ऐसा बैंक जिसकी स्थापना हुई थी निजी क्षेत्र में और बाद में सरकार ने उनको अपने हाथों में ले लिया हो, वो राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। 2 बार हुआ है, एक हुआ था 19 जुलाई 1969 को, कितने बैंकों का, 14 बैंक, जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से क्या हो, अधिक हो। दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 15 अप्रैल
1980 को 6 बैंकों का, जिनकी जमा पूंजी कितनी, जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ से क्या थी, अधिक थी। इस प्रकार कुल मिला के राष्ट्रीयकरण कितने का हुआ था, 20 का। 20 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, पर 9 व्यापारिक बैंकों को मर्ज कर दिया गया। और वर्तमान में अगर राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या पूछ ले तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या है वो कितनी है, 11 है। तो उत्तर होगा 19 जुलाई 1969। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। यानी मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करना है। तो मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए बेटा नकद कोषानुपात भी काम में लिया जाता है, बैंक दर भी काम में ली जाती है, मार्जिन को भी काम में लिया जाता है। मुक्त बाजार नीति है, ये साख नियंत्रण का टूल्स नहीं है। उत्तर कौन सा होगा, ए। यदि आरबीआई बैंक दर बढ़ाना चाहता है तो बेटा जी देखो, हमने बताया कि जब बढ़ते हैं, जब सीआरआर बढ़े, एसएलआर बढ़े, पीआर बढ़े, आरआर बढ़े, और जब ये बढ़ते हैं तो इस दौरान हमेशा ओमओ का क्या किया जाता है, विक्रय किया जाता है। बढ़ाते हैं तो विक्रय और घटाते हैं तो क्रय। तो बढ़ा रहे हैं तो प्रतिभूतियों का क्या किया जाए, प्रतिभूतियां बेची जाए, प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाए। उत्तर कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट आप देखिएगा, एक केंद्रीय बैंक द्वारा मार्जिन आवश्यकताओं में कमी ऋण लेने को क्या करता है। बेटा क्या कह रहा है कि बैंकों ने अपना मार्जिन कम कर दिया। पहले तो मार्जिन समझो बेटा, अपन बैंकों से ऋण लेते हैं तो उसके बदले बैंक हमारे से कोई चीज गिरवी रखवाता है। जो चीज हमने गिरवी रखी उसका मूल्य, और बैंक ने उसके बदले हमारे को ऋण दिया उसका मूल्य, इन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। अब देखो, मान लीजिए पहले मार्जिन है 30% और अब कह रहा है कि इस मार्जिन को घटा करके कम कर दिया, मान लो 20% कर दिया, तो ऋण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले अगर हम कोई 1 लाख रुपए वैल्यू की कोई चीज रख रहे थे तो बैंक उसके बदले हमारे को कितना ऋण दे रहा था, 70,000। 30% मार्जिन रख रहा था, 30,000 का क्या दे रहा था, 70,000 का ऋण दे रहा था। अब मार्जिन घटा दिया, 20% ही मार्जिन कर दिया, यानी हम 1 लाख रुपए वैल्यू की कोई चीज रखेंगे तो अब बैंक उसके बदले हमारे को कितना कर्जा देगा, 80,000 रुपए का कर्जा देगा। तो देखिए जैसे मार्जिन घटा, जो ऋण लेना है वो आसान हो गया, अधिक हो गया, यानी क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो उत्तर होगा उत्साहित होगा। अच्छा प्रश्न है। फिर प्रश्न संख्या 20, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। बेटा वो ध्यान रखना, कुल कोष तो कितना है, कुल कोष है 200 करोड़, जिसमें से 115 करोड़ का तो क्या होना चाहिए, सोना, प्लस 85 करोड़ की क्या होनी चाहिए, विदेशी प्रतिभूतियां। अगर टोटल कोष पूछता तब तो हम करते 200 करोड़, पर यहां टोटल कोष नहीं पूछा, यहां केवल कौन सा पूछा है, स्वर्ण कोष पूछा है। तो स्वर्ण कोष कितना होगा, 115 करोड़ होगा। उत्तर कौन सा होगा, बी। तो देखिए आज मैं बेटा बैंकिंग सिस्टम के 20 प्रश्न लेकर के बड़े अच्छे प्रश्न लाता हूं। 20 प्रश्न है और हर प्रश्न से जुड़ी हुई लगभग 4-5 बातें मैं बताता हूं, तो लगभग आपके 80 से लेकर 100 प्रश्न हैं वो इस क्लास में तैयार होते हैं। अब कल जो हमारा सेशन होगा या जो जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो करेंगे बेटा लोकवित्त, पब्लिक फाइनेंस, बजट से जुड़े हुए 20 प्रश्न लेकर के मैं कल की क्लास में उपस्थित रहूंगा। क्लास का टाइम हमारा वही रहेगा, वो रहेगा 9:30 बजे। और कल मिलते हैं। एक तो दबा के शेयर किया करो, दबा के लाइक किया करो, अच्छे कमेंट्स किया करो, तो उससे क्या हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न है वो लाने की कोशिश करते हैं। तो लाइक भी किया करो, शेयर किया करो, और बेटा मेरा जो यूट्यूब चैनल है इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत, उससे भी
आप जुड़ते रहो, क्योंकि उस पर भी ये क्लासें अपलोड होती है। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।